बेटा हम लोगों ने अभी तक जो किया है वो किया ब्रीथिंग और डेफिनेशन और किया है लंग कैपेसिटी। आज हम लोग करेंगे डिफ्यूजन और ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन हम लोग पहले ट्रांसपोर्टेशन करके फिर डिफ्यूजन करते हैं। ठीक, एनसीईआरटी ने पहले डिफ्यूजन दे रखा है। जोगिंदर कल कहाँ थे भाई? अच्छा टाइम, अच्छा कोई बात नहीं, आप टाइम टेबल का प्रिंट ले लेना सर से। ठीक, चलो चलो हेडिंग बनाना। अच्छा डिफ्यूजन ही हेडिंग बना लो, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। हाँ नहीं तो सीक्वेंस आप लोग ख़राब हो जाएगा ना एनसीईआरटी का। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अब बेटा पेन रखना एक बार, इसे देखना। बेटा डिफ्यूजन दो जगह होता है रेस्पिरेटरी गैसेस का। एक तो लंग में होता है, एल्वियोलर एयर और ब्लड के बीच में। दूसरा होता है बेटा टिश्यू में, ब्लड और टिश्यू के बीच में। एक्चुअल में होता है ब्लड और ईसीएफ के बीच में, उसे हम टिश्यू ही कंसीडर करते हैं क्योंकि वहाँ से टिश्यूज़ और सेल्स में जाते हैं। ठीक, तो अब सबसे पहला पॉइंट हमें ये जानना है कि दोनों जगह पे ये जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, वो किस मेथड से होता है। देखो मैंने हेडिंग बनवाया डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, तो वो मेथड क्या हो गया? डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। यहाँ कोई एक्टिव पैसिव फैसिलिटेट का मतलब नहीं है बेटा, यहाँ एयर डिफ्यूज करके मूव कर जाती है। और इसके लिए आपने शुरू में बेसिक साइंस में ही पढ़ रखा है, 9th वगैरह में है कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन होता है अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करना। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करना। ठीक, अब ये जो कंसंट्रेशन वर्ड आपको बताया गया है, इसको एक दूसरे फॉर्म में भी हम लोग देखते हैं। बेटा ध्यान देना, आपने जब +1 की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें डाल्टन का पार्शियल प्रेशर लॉ पढ़ा होगा। उस पार्शियल प्रेशर लॉ में ये बताया गया है कि अगर एक कंटेनर में डिफरेंट गैसेस हैं तो हर गैस थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करती है प्रेशर में, तब जाके कंप्लीट प्रेशर क्रिएट होता है वॉल के ऊपर। ये पढ़ रखा है, रूल्स है ना 4-5, उसी में एक रूल होगा। ये पहले 9th में भी होता था, अब शायद 11th में भी है। तो वो चीज़ यहाँ लागू होगी कि बेटा ये जो डिफ्यूजन है पार्शियल प्रेशर अथवा कंसंट्रेशन दोनों पर डिपेंड करता है। बेटा सीधी सी बात है, एक कंटेनर में जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा, सीधी सी बात है। जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा। इस पार्शियल प्रेशर को हम लोग, जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे PO2, ये लिखेंगे ना। अगर कार्बन डाइऑक्साइड क्या लिखेंगे? PCO2 पार्शियल प्रेशर। जो गैसेस हैं उनका हम ये पार्शियल प्रेशर P के फॉर्म में लिखते जाते हैं। और बेटा जो टोटल प्रेशर होता है वो इनका सम होता है, इनका योग होता है, इनका टोटल होता है। ठीक, अब इस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो आप कि यहाँ एक मेम्ब्रेन है। ठीक, अब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है 50, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है 40। तो इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है और यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है। तो आप सिंपल डिफ्यूजन वाला रूल लगाओगे तो भी इधर से इधर मूव करेगा, और पार्शियल प्रेशर देखो तो भी इधर से इधर मूव करेगा। बस इतना समझाना था कि इधर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, उधर से कम की ओर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा, अर्थात जिधर गैस के मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उधर से लोअर की ओर मूव करेगा। और जब आपने डिफ्यूजन पढ़ा तो वहाँ ये भी पढ़ा था कि मॉलिक्यूल जब डिफ्यूज होता है तो सराउंडिंग में प्रेशर क्रिएट करता है, डिफ्यूजन प्रेशर। पढ़ा है ना, डिफ्यूजन प्रेशर। चलो, अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि ये अपने कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है मूवमेंट इसका, तो अब दूसरा पॉइंट ये है कि जहाँ डिफ्यूजन होगा वहाँ पर लेयर कितनी होगी। लेकिन एक बात ध्यान देना, बड़ा यहाँ पर भी गैसियस एक्सचेंज की साइड पे भी बड़ा थोड़ा सा गड़बड़ है। एग्ज़ाम में आप कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं सवाल में एग्जामिनर आपके साथ। तो आपको बता दूं बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो दोनों जगह होता है, लंग्स और ब्लड के बीच में, ब्लड और टिश्यू के बीच में।
बट एनसीईआरटी ने एक ऐसा वर्ड यूज किया है कि जहां आप कंफ्यूज कर सकते हो। लिखा हुआ है मेन साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज इज लंग और एल्वियोलस, बट गैसेस एक्सचेंज ऑल्सो फाउंड इन टिश्यूज एंड ब्लड। लिखा हुआ है ना, ये मेनली वर्ड आपको कंफ्यूज कर सकता है, ध्यान देना इस बात को। मैं बता दे रहा हूँ कि जहाँ पर ये कर सकते हैं ऐसा, बेटा ध्यान देना। मेनली का मतलब क्या हुआ? मेनली का मतलब है नहीं यहाँ एक्सचेंज हो जाए, टिश्यू में एक्सचेंज ना हो तो कंजप्शन ही नहीं होगा भाई, फिर क्या ट्रांसपोर्ट करोगे आप। लेकिन ये मेनली वर्ड लगा के ना ये थोड़ा सा गड़बड़ किए बच्चे आ जाते हैं नोटबुक ले वो एनसीईआरटी लेकर, सर ये इसका मतलब क्या हुआ। तो मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं मेनली क्या तेजी से जो हमें अपीयर हो रहा है यहाँ हो रहा है, देखो गैस जा रही, बट आपको याद रखना है कि सिर्फ यहीं पे डिफ्यूजन नहीं होता, टिश्यू में भी और ब्लड के बीच में भी होता है। मेनली का मतलब ये है, समझ गए? लिखा है ना। चलो अब आगे देखते हैं। अब सवाल बनता है कि जो गैसेस एक्सचेंज का साइट है वो कितने लेयर से बनी हुई है। मैंने एक दिन बताया था कि कन्फ्यूजन है बुक वालों में। ध्यान देना बेटा, जो एक्सचेंज का साइट है ये आप मान लो एल्वियोलस है, यहाँ हम बना देते हैं कि एपिथीलिया है, स्क्वामस एपिथीलिया हो गया। और आपको बताया जाता है कि कोई भी एपिथीलिया एक बेसमेंट लेयर पे टिकी होती है, बेसमेंट लेयर पे टिकी हुई है, ऐसे हो गया। अब इसके बाद बेटा यहाँ पे लगी हुई ब्लड कैपिलरी, लगी हुई ब्लड कैपिलरी। अब ये भी तो एंडोथीलिया है, फ्लैट टिश्यू, स्क्वामस एपिथीलिया, एंडोथीलिया स्क्वामस होती है। इसके ठीक नीचे भी क्या होगा बेटा? बेसमेंट होगा। इसका बेसमेंट इसका बेसमेंट दोनों मिल गया, तो एक लेयर, दूसरी लेयर, एक तीसरी लेयर, हो गया। टोटल 3 लेयर हो गई। बट जब आप कभी बुक पढ़ते हो, मोटी मोटी ग्रंथम आपके पास प्रिंट होके आती हैं एनसीईआरटी के अलावा, सहायक बुक जिसे कहते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे नाम हैं, ट्रूमैन, प्रदीप, रमेश, महेश, सुरेश, दिनेश, गणेश, बहुत सारी बुक्स हैं। उन्होंने एक पता नहीं कहाँ से उठा लिया, एक टॉपिक को प्रिंट कर दिया कि 3 के बजाय यहाँ 5 लेयर होती है, ठीक। और प्रिंट क्या किया, एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि एक लेयर ये, एक लेयर इसका बेसमेंट, एक इसका लेयर, एक इसका बेसमेंट, और दोनों के बीच में भरी हुई पतली सी हवा की लेयर। भाई ये क्या है, ये है क्या, आखिर समझ नहीं आ रहा मेरे। हाँ ये लिखा हुआ है, आप बुक जाके खोल के देख लेना। मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड भी है कि हाँ मैं मुकर भी नहीं सकता, मैंने नहीं बोला था। मैं तो हर साल बोलता हूँ इस बात को कि बच्चा हमारा गलती ना करे। देखो बेटा, एक्चुअल में आप यही समझो कि आप एक पेज का टुकड़ा लो, एक पेज इधर लो, इधर भी ग्लू लगाओ, इधर भी ग्लू लगाओ, ऐसे चिपका दो, तो 5 लेयर नहीं बनेगा, 3 लेयर बनेगा। पेपर, ग्लू और पेपर। ऐसा होगा क्या, पेपर ग्लू, हवा की लेयर, ग्लू, पेपर, नहीं बनेगा ना। तो बेटा ध्यान देना, यहाँ पर भी सिर्फ 3 लेयर है। कौन कौन? ये आपका एग्जाम में आया हुआ सवाल भी है, स्क्वामस एपिथीलिया ऑफ एल्वियोलस, एंडोथीलिया और दोनों के बीच की बेसमेंट, बस यही बनेगा ना। ये आपके एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन है, आपको ध्यान रखना है। स्क्वामस एपिथीलिया, एंडोथीलिया ऑफ कैपिलरी एंड बेसमेंट, हो गया। चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब हमें बात करना है डिफ्यूजन का। अगर डिफ्यूजन कर रहे हैं तो बेटा हमारे पास यहाँ 2 चीज़ें होती हैं, PO2 और PCO2। सबसे पहला सवाल ये बनता है कि O2 और CO2 एग्जामिनर बना सकता है, जिससे पूछा जाएगा, क्योंकि बड़ा बेसिक सा सवाल है आप लोगों के लिए, 9th का सवाल है, तो इसलिए जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा कि PO2 और PCO2 पार्शियल प्रेशर यहाँ है, तो आपको सिंपल पार्शियल प्रेशर पे जाना नहीं, बस यही ध्यान देना है, क्योंकि एक दूसरे का अफेक्ट तो करेंगे नहीं, अपने हायर से अपने लोअर की ओर मूव करते हैं, कभी इंटरफेयर नहीं करते डिफ्यूजन में, एक बात ध्यान देना। तो O2 और CO2 में किसका डिफ्यूजन रेट ज़्यादा होगा, किसका डिफ्यूजन ज़्यादा होगा? जिसको आंसर आता है सिर्फ हाथ उठा सकता है। 1 2 3 4, किसका? CO2 का। रीजन? लिखा हुआ है उसमें। अच्छा, लिखा हुआ है। रीजन नहीं पता है। ग्राहम का डिफ्यूजन लॉ लगा दो ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट स्क्वायर मॉलिक्यूलर वेट या डेंसिटी का, ये 9th में है, ग्राहम का रूल है ना,
ग्राहम डिफ्यूजन लॉ, है कि नहीं है? हाँ +1 में, अच्छा जो भी है जहाँ भी है, तो उसको अगर आप लगाओगे तो भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा किसका ज़्यादा है, ठीक। वैसे एनसीईआरटी ने लिखा भी है कि CO2 का डिफ्यूजन ज़्यादा है ड्यू टू सॉल्युबिलिटी। बेटा तुम बाइंडिंग कंपेयर कर गए, इसलिए तुम बड़ा कंफ्यूज से हो रहे हो, ठीक, ध्यान देना इधर। अब क्या है कि अब यहाँ डिफ्यूजन अगर दोनों का कंपेयर करें तो CO2 का ज़्यादा है, ठीक। लेकिन सवाल ये है, अब यहाँ पर मुद्दे की बात ये है कि डिफ्यूजन एल्वियोलस में और टिश्यू में कैसे होता है, कैसे होता है। बेटा आप मान लो यहाँ पे आपका एल्वियोलस है, इतना बड़ा तो होता नहीं किसी का, हाँ फिर भी मान लेते हैं हम लोग, ये लंग, एल्वियोलस और ब्लड कैपिलरी। कुलबीर तुम्हें दिखाई पड़ रहा है ना? कल शाम को तुम किसी को नहीं दिखाई पड़े क्या? मिस्टर इंडिया के गैजेट पहन गए थे, तो क्लास में रेगुलर आया करो। तो नहीं तो बेटा पता है 1 साल गैप हो जाएगा। तुम लोग ना बिना रीज़न के क्लास छोड़ते हो, कोई रीज़न हो, कोई प्रॉब्लम आ गई तुमको, किसी से मिलने जाना है तो ठीक है, तुम ऐसे छोड़ देते हो क्लास, हैं? अब अगली बार से कहे सर मुझे मिलने जाना था नाना के यहाँ। बिना रीजन की क्लास ना छोड़ना बेटा। इधर देखो, ये हो गया ब्लड कैपिलरी और टिश्यू हो गया। एटमॉस्फेयर के अंदर यहाँ जो हवा है, यहाँ पर कुरविंदर PO2 कितना होता है? 159 mmHg, यही होता है ना? ये आपको डेटा याद रखना है बेटा। वैसे आपको हर जगह मिलता है, याद होगा, बट मैं बता रहा हूँ, अभी लिखो मत, अभी बनाओ मत। ये होता 159, ठीक। आप जैसे इसको इनहेल करके अंदर लाते हो, यहाँ PO2 अगर हम कैलकुलेट करें तो आता है 104, यही होता है mmHg। अब यहाँ पर जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है, यहाँ पे इसका PO2 कितना होता है? 40 mmHg हो गया, 40 होता है। अब इसके साथ ऑक्सीजन ऐसे यहाँ पे आएगा तो ये 40 चेंज हो जाए किस में? 95 mmHg। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ मूव करके आएगा, यहाँ पे दिख रहा है PO2 95, बट टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन कम है, यहाँ कितना होता है? 40। तो डिफरेंस है, मूव करके इधर चला जाएगा। अब ये PO2 चेंज होके कितना हो जाएगा? 40। 95 किस में चेंज हो जाएगा? 40 में। और ये 40 वाला वापस यहाँ आ जाएगा, फिर से ऑक्सीजन लेके इधर आ जाएगा। इसका मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 कितना होता है? 95 mmHg। अब हम ये तो कर दिए डिफ्यूजन किसका? ऑक्सीजन का। सारे बच्चे एक बार ध्यान से देखना इधर, हवा में जो पार्शियल प्रेशर है अगर हम इसका कंपेयर करें तो कितना होता है? 159। जब आपने सांस लिया फेफड़े में कितना हो गया? 104। लेकिन 104 यहाँ फेफड़े में है, लेकिन यहाँ ब्लड में कितना है? 40। तो 105 और 40 के बीच बड़ा डिफरेंस है। तो धड़ 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 क्या करता है? डिफ्यूज हो जाता है। और ब्लड के अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्रिएट, बेटा पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर इस पर डिपेंड करता है कि उसके साथ बाकी चीज़ें क्या है। इसलिए आप एक का कैलकुलेट कभी नहीं कर सकते, ध्यान देना इस बात का। डिफ्यूजन रेट भले कैलकुलेट कर सकते हो, पार्शियल प्रेशर नहीं कैलकुलेट कर सकते, वो मिक्सचर में होता है। या फिर आप बाकी डिटेल जानना है तो आप लोग अपने रिस्पेक्टिव केमिस्ट्री टीचर से पता कर लेना, मुझे ज़्यादा नहीं पता। 21-22 साल हो गया केमिस्ट्री छोड़े, ठीक है। सेकेंड ईयर पास किया BSc कब? 98 में। तो 98 और आज कितने हो गए? 22 साल हो गए यार, इतनी तो आप लोगों की उम्र नहीं होगी, ठीक है। तो कहाँ याद रहेगा, भूल गए होगे सब कुछ, ठीक। इधर ध्यान देना। तो अब बेटा हमें देखना है किसका? CO2 का। अब CO2 का यहाँ से शुरू करें क्योंकि हम CO2 प्रोड्यूस यहीं करते हैं, सही है ना। तो यहाँ जो CO2 प्रोड्यूस करते हैं रोहन, कितना पार्शियल प्रेशर यहाँ क्रिएट होता है? 45 mmHg। और यहाँ ब्लड में होता है कम,
थोड़ा सा डिफरेंस होता है, PCO2 होता है 40, यहां जाएगा चेंज इनटू 45, हो गया। अब ये जाएगा कहां, यहां पे PCO2 45। अब यहां पे कितना है, 40 है, ये क्या करेगा, यहां आएगा। अब सवाल है कि बाहर निकलेगा कि नहीं। बाहर निकलने के लिए इसका एक तो हवा के साथ निकलेगा, वो प्रेशर वाला आपको पता है, प्रेशर एयर का चेंज होगा। लेकिन कंसंट्रेशन की बात करें, पार्शियल प्रेशर की बात करें, PCO2 इन एटमॉस्फेयर कितना होता है, 0.3 की 3, 0.3, वो कंसंट्रेशन है बेटा 0.03%। ठीक, ध्यान देना। ये अब मूव करके इधर निकल जाएगा, हो गया। अब ये CO2, अब यहाँ क्या होगा, जैसे CO2 इधर गया फिर से PCO2 कितना हो जाएगा 40, अब फिर इधर आ जाएगा। ये कहानी पूरी होगी। अब यहाँ पे मैंने दो साइकिल अलग अलग इसलिए बनाया जिससे आपको पता हो जाए कि O2 और CO2 अलग अलग अपने डिफ्यूजन के हिसाब से मूव करते हैं, एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते, ध्यान देना। बट एग्जामिनर चालाकी करेगा, एग्जामिनर आपसे पेयर में सवाल पूछ सकता है। वैसे आज तक तो एक एक का अलग अलग पूछा है, एग्जामिनर पूछ लिया इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो आपने कहा 95, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना हो जाएगा 40, हो गया। उसने पूछा इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना, पैर नहीं हिलाते, कितना होता है O2 का, बताओ 40, PCO2 45, हो गया। ये अलग अलग भी पूछ सकते हैं कि ऑक्सीजनेटेड का डीऑक्सीजनेटेड का, आपको ध्यान रखना है। और कभी कभी टेढ़े सवाल भी बनते हैं पार्शियल प्रेशर पे कि पार्शियल कहाँ पे CO2 ज़्यादा होता है, वेनस ब्लड में, एल्वेलाई में कि इन्वायरमेंट में। वो सवाल आगे करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बाद, पहले इसको आप बना लो और लिखवा देता हूँ, क्योंकि ऐसे भी सवाल आते हैं कि एक्सपिरेटरी एयर का में पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है कि इन्वायरमेंटल एयर में ज़्यादा है कि इंस्पिरेटरी में ज़्यादा है, ऐसे भी सवाल आते हैं टेढ़े मेढ़े। इसको आप ऐसे ही बना, इसको डेटा अलग से नहीं लिखवाऊंगा, शायद बुक वालों ने भी टेबल बना के दे दिया है, डेटा अलग से मेंशन नहीं किए हैं। तो यहाँ पे लिखा है तो कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होगा ना। मैंने अलग अलग लिख दिया, डीऑक्सीजनेटेड में कितना, ऑक्सीजनेटेड में, एल्वेलस में कितना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना, यहाँ कितना, ये आपको पता ही है। तो अलग से टेबल या डेटा देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। थोड़ा सा बेटा ये ना थोड़ा बड़ा बनाते ट्यूब तो लिखने में आसानी होती। चलो ठीक है।
हो गया सबका? हो गया? हाँ दे दीजिएगा, मैं भूल गया बताना ही। चलो आगे लिखते हैं, लिखो। एल्वियोलाई और लंग्स, एल्वियोलाई और लंग्स are primary site of gaseous exchange. Primary site of gaseous exchange. लिखना। Gaseous exchange also occurs in blood and tissue. Blood and tissue. अब अगला जो पॉइंट लिखाऊंगा वो अक्सर सवाल बनता है, अक्सर सवाल बनता है वो। एक्सचेंज ऑफ O2 and CO2 occur by simple diffusion. सिंपल डिफ्यूजन, सवाल भी सिंपल सा ही है बट आ जाता है, बाय सिंपल डिफ्यूजन। हो गया? लाइन चेंज लिखना। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज डिपेंड्स ऑन किस पे? हाँ, सॉल्युबिलिटी, ये कितना अपने मीडियम में घुल सकता है तभी डिफ्यूज करेगा ना तेजी से, सॉल्युबिलिटी, कॉमा। पार्शियल प्रेशर, ब्रैकेट में लिख लेना, PO2 एंड PCO2, क्योंकि यहां पर हम दो ही गैस की बात करते हैं इसलिए दो लिखवाया गया, PO2 एंड PCO2। एंड ब्रैकेट बंद करके, एंड थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, जहां पे डिफ्यूजन होना है उसकी थिकनेस पर भी डिपेंड करता है, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। बेटा एक बात आप लोग ध्यान रखना, अब इस सीजन में बदलते मौसम में आप सारे मास्क ज़रूर लगाओ। क्यों? क्योंकि अगर आपको सिंपल कोल्ड भी है या वायरल भी है तो आपकी कफिंग स्नीजिंग से बाकी बच्चा भी इफ़ेक्ट हो सकता है, और होना तो कुछ नहीं है बट इस समय जो माहौल है ना, डर उसमें ज़रूर लगता है। सही है कि नहीं? होना कुछ नहीं लेकिन डर लगता है, इसलिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक, ये लाइन है तो कहीं सी और बीमारी की बट लागू हर जगह होती है। वहाँ तो एक लाइन और है, डोंट डाई टू इग्नोरेंस, है ना? हाँ, वो आजकल यहाँ भी शूट करती है, वो PMT के सवाल है भाई, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, लिखा हुआ है डोंट डाई टू इग्नोरेंस। चलो आगे लिखते हैं। हाँ, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन हो गया। चलो अब एक
पॉइंट ये लिखना है, हमारे पास दो गैसेस हैं, यहाँ पर हमें ये बताना है कि इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से इसका डिफ्यूजन रेट ज़्यादा। लिखना आप सीधे लिख लो, डिफ्यूजन ऑफ CO2 इज अबाउट, कितना गुना, एनसीईआरटी ने भी लिख रखा है 20 से 25 गुना, यही लिखा ना कि केवल 20 लिखा है? हाँ, 20 to 25 टाइम्स देन O2। देखो दूसरे जगह डाटा आया 20 से 25 इस चैप्टर में। एक तो आया इंस्पिरेटरी का ऑक्सीजन कितना % अंदर जाता है, 20 से 25। यहाँ पर डिफ्यूजन रेट 20 से 25 गुना ज़्यादा। अभी आगे एक जगह सवाल आप और पढ़ोगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2, वहाँ भी मिलेगा 20 से 25। एक्चुअल मुझे मैं लिखाता हूँ 23, बट एनसीईआरटी ने 20 से 25 लिखा है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग CO2 का। इस चैप्टर में 3 जगह डाटा मिलता है 20 से 25, कन्फ्यूजन नहीं करना है। और केवल 25 तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में भी 2 जगह मिल चुका है, ईसोफेगस और ड्यूडेनम की लंबाई। तीसरा मिलेगा यूरेटर की लंबाई। डेटा याद रखने, आगे लिखते हैं 20 to 25 टाइम्स देन ऑक्सीजन। हो गया, आगे लिखना, एक स्टार पॉइंट बना के लिखना। देयर आर 3 layers in site for gaseous exchange in lungs. Gas exchange in lungs. कौन कौन? वन इज स्क्वामस एपिथ, उसी में, हाँ, वन इज स्क्वामस, मैंने वन बोला है, फर्स्ट नहीं बोला है, क्या होगा? स्क्वामस एपिथीलियम ऑफ एल्वियोलाई, स्क्वामस एपिथीलिया ऑफ एल्वियोलाई, ये वाली लेयर यहाँ पे, स्क्वामस एपिथीलिया ऑफ एल्वियोलाई। हो गया, कॉमा लगा के, एक तो ये हो गई। अब दूसरी कौन सी लिखेंगे? वन, अगली कौन सी होगी? एंडोथीलिया ऑफ कैपिलरी। रोहित, बात समझ में आ रही ना? रोहित, दोनों रोहित हो, हाँ। एंडोथीलिया ऑफ कैपिलरी। एंड एक और होगी, वो कौन होगी? बेसमेंट बिटवीन बोथ, यही है ना? इन दोनों के बीच में जो बेसमेंट होगी, ये बेसमेंट बिटवीन बोथ। अब इसके टोटल थिकनेस अगर मिलाएं, हम यहाँ मेजरमेंट करें तो आता है लेस देन 1 मिलीमीटर, और एक्यूरेट अगर देखें तो 0.1 के आसपास होती है, बट एनसीईआरटी ने सिर्फ इतना लिखा है लेस देन 1 मिलीमीटर, वो होता 0.1 है। चलो लिखना, लिखो, इट्स थिकनेस इज लेस देन 1 मिलीमीटर, बिल्कुल पतला होता है। थिकनेस इज लेस देन 1 मिलीमीटर। हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बेटा यहाँ डिफ्यूजन की बात कर ली है। अब सवाल है कि डिफ्यूजन आपने कर लिया तो ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ तक कैसे आया और CO2 यहाँ से यहाँ तक कैसे आया? सवाल तो ये है। तो हेडिंग बनाइए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। आपको पता है कि जो एल्वियोलाई की संख्या है, हर दोनों लंग को मिला दिया जाए, दोनों लंग्स को, तो 300 मिलियन। टोटल सरफेस एरिया टेनिस यार्ड के बराबर होता है, बताया गया था ना। और दूसरी चीज़ आपको मैंने बताया था, इंस्पिरेशन के दौरान डायाफ्राम फ्लैट करता है, वॉल्यूम बढ़ाता है। आपको बता दें, और मैंने एक लाइन लिखा था कि मैमेलियन लंग्स एक्ट एज सक्शन पंप, लिखवाया था ना, उसमें एक वर्ड लगा हुआ है मैमेलियन, लगा हुआ है कि नहीं?
इससे एक सवाल आपको क्लियर करना पड़ेगा कि जब ये ऐसे आता है तब जाकर के खींचता है। तो और आपको याद रखना पड़ेगा कि डायफ्राम इज फीचर ऑफ मैमल्स, है तो एनिमल किंगडम का, बट यहाँ से रिलेटेड इसलिए बता दे रहा हूँ, ठीक, फीचर ऑफ मैमल। चलो आगे बढ़ते हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे। आप पेन ड्रॉप करना, इधर देखना, ये एल्वियोलस है। अब आपके पास यहाँ पे ब्लड कैपिलरी है, ठीक, यहाँ पे ऑक्सीजन है, डिफ्यूज करके यहाँ आ जाएगी, ठीक। बेटा ध्यान देना, ये प्लाज्मा है और इसके अंदर आरबीसी है। यहाँ पे आरबीसी में हीमोग्लोबिन होते हैं। बेटा ध्यान देना, इस O2 का लगभग 97 से 98.5% इसमें आ जाएगा। HB के साथ O2 बाइंड करेगा और बना देगा HbO2 का होल 4, अर्थात यहाँ पे 4 O2 जुड़ेगा, ठीक। और 1.5 से 3% डिजॉल्व इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में घुल जाएगा। यही डेटा होता है। 1.5 से 3% प्लाज्मा में घुल के ट्रांसपोर्ट होगा और 97 से 98.5% हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। यहाँ जो मैंने लिखा है उसको यहाँ लिख रहा हूँ, Hb प्लस 4O2 इक्वल HbO2 का होल 4। ये है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये है हीमोग्लोबिन। अब आप इक्वेशन को देखें तो आपको दिख रहा है कि एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर रहा है 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, दिख रहा है ना। और ये आपका सवाल है, ये सवाल है पीएमटी का कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड करेगा, 4। अगर सवाल थोड़ा और बढ़ाएं तो 4 क्यों बाइंड करेगा? फेरस आयन की वजह से। 4 फेरस आयन होते हैं चारों पोरफायरिन रिंग को मिला करके, इसलिए 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड होता है, ठीक। और यह एक, जैसे मैंने एरो लगा दिया है, ऐसा नहीं कि परमानेंट बन जाता है, ये रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है ना। ये टेम्पोररी कंपाउंड है, अनस्टेबल कंपाउंड है। जहां पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस आया तुरंत डिफ्यूज करके ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, हीमोग्लोबिन खाली हो जाएगा। समझ गए? चलो, खुशी। अब एक बात बताना कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, कितना ऑक्सीजन बाइंड करेगा, बताओ। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, आपने ये तो लिख दिया कि 1 मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन बाइंड करता है 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अब मैं पूछ रहा हूं कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन बाइंड करेगा। ये डेटा साफ साफ मेंशन करवा रखा है मैंने, अब आप लोग बता सकते हो। सागर सी भरी आंखें तेरी, सागर तुम बताओ। किसी को कोई आइडिया? डेटा देख के चोरी कर बता रहा है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी करता है 1.34 ml ऑक्सीजन। हो गया। अब सवाल बनेगा कि आपका 100 ml ब्लड कितना ऑक्सीजन कैरी करेगा? अब नकल करने में अकल नहीं लगी तुम्हारी। पहले हमें जानना होगा कि 100 ml ब्लड कितना हीमोग्लोबिन रखता है। ये रखता है बेटा ऑन एवरेज 15 से 15.5 ग्राम हीमोग्लोबिन। तुमने ये डेटा बता दिया था। अगर अब 100 ml ब्लड का ऑक्सीजन काउंट करना है तो 15.5 इंटू 1.34 ml, तो आंसर कितना आ जाएगा? कैलकुलेट करो, देखो। 20, नियरली 20 ml। इसका मतलब 100 ml ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट
कितना 20 ml ऑक्सीजन। आपका 100 मिलीलीटर ब्लड 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सकता है। मैंने ये नहीं कहा कि 20 ml टिश्यू को देता है, मैंने कहा कि ट्रांसपोर्ट कर सकता है। टोटल लोडिंग कैपेसिटी है ये। एक ट्रक पे आप 300 कट्टे सीमेंट के रख सकते हो, डिलीवर कितना करना है वो तो उसका डेटा बताएगा, किस स्टेशन कितना उतारना है। समझ गए कि नहीं? ये लोडिंग कैपेसिटी है, टोटल इतना लोड कर सकते हो। और जब ये डिलीवर करता है 100 ml, जा करके आपको पता है 25% मैक्सिमम, तो कितना आ जाएगा? मैक्सिमम 25% था, मिनिमम कितना था? 20%। तो यहाँ डेटा तो उल्टा बनेगा ना, जब 20 और 25 करोगे तो डेटा उल्टा बनेगा। तो कितना आ जाएगा? 4 से 5। बट एक्चुअल डेटा जो आपको याद रखना है, कितना याद रखना है? 5 ml ऑक्सीजन टिश्यू को दे दिया जाता है बाय 100 ml ऑफ ब्लड। आप इतना पूरा एक बार लिख लो, फिर मैं बताता हूं। हाँ भाई, जेसिका और दीप्ति क्या बातचीत हो रही है? मैं सब पे नज़र रखता हूँ, ठीक। मेरे पास पता है आंखें कितनी हैं? 2 जितने बैठे हो प्लस 2 बोला किसने था? इसने। दूसरे की आंखें ना देखा करो। तो डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड क्या है? हो गया? बना लिया? अब ये लिखाने की ज़रूरत है कि एक मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को बाइंड करता है, बट ये तो पॉइंट लिखाऊंगा क्योंकि रीजन लिखवाना है। क्यों कैरी करता है, ये वाला तो लिखवाऊंगा, ठीक। चलो लिख। लिखो, 1 molecule of hemoglobin binds 4 molecule of oxygen। एग्जामिनर एटम पूछ ले तो डबल कर देना, बता दे रहा हूँ, क्योंकि अब मैं एटम नहीं लिखाने वाला हूँ बैठ के, ठीक। 4 molecules of oxygen ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 4 फेरस आयन। फेरस पे कितने प्लस चार्ज लगाओगे? 2 Fe प्लस प्लस 4 फेरस आयन्स, ठीक। ये हीमोग्लोबिन में फेरस आयन है। और ये भी सवाल बनता है ब्लड सर्कुलेशन वाले में कि आयरन किस फॉर्म में होता है। पहले तो बच्चों वाला सवाल बनता था कौन सा मेटल होता है। एक बार तो ऐसे सवाल आया कि क्लोरोफिल में मेटल Mg है, हीमोग्लोबिन में क्या होगा। तो ये ऐसे कोई सवाल पहले ऐसे आते थे, 15-20 साल 25 साल पहले ऐसे सवाल, डेटा नहीं था ना। अब तो सिलेबस कम हो गया, फिर भी सवाल नए नए बनते जाते हैं। तो पहले डिस्कवरी, सीधे सीधे ऊपर से चीज़ें, डेटा होता था, कौन कितना कैरी करता है, कब खोजा गया, किसने क्या किया, किस सन में किया, बस यही आता था। तो पहले तो कुछ पब्लिकेशन फिक्स थे, राजहंस की बुक पढ़ लो, प्रदीप की पढ़ लो, दिनेश की पढ़ लो, टीचर वही चलाते, इसी में सवाल आ जाएंगे। गलत वहाँ आंसर
गलत प्रिंट है तो वही आएगा। अब तो बच्चा कोड चला जाता है, ये गलत है जी, ये सही होगा। तो अब तो कहानी अलग है। लिखना, अब इसको यहाँ तक नहीं लिखाऊंगा बट एक स्टार पॉइंट लिखाऊंगा, 100 ml ब्लड डिलीवर, इसे मेंशन करना है। 100 ml ब्लड डिलीवर 5 ml ऑक्सीजन इन टिश्यू, नहीं लिखा, 5 ml ऑक्सीजन इन टिश्यू, हो गया। बेटा एक पॉइंट और मुझे आपको बताना है, ये जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं है, P50, इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना। ये है तो इजी और सिंपल सी बात है, बट कभी कभी सिंपल सी बात भी लोगों को नहीं समझ में आती। ये सिंपल सी बात माँ बाप टीचर कहते हैं बेटा पढ़ ले, इस बार सिलेक्शन हो जाए।